वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो बिजनेस स्टडीज एग्जाम की तैयारी है एकदम जोरों शोरों से चल रही है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आईपी का पेपर है, जो फिलहाल आईपी की तैयारी कर रही है, बट मेरा सजेशन हमेशा था और रहेगा कि सिर्फ आईपी की तैयारी करके बिजनेस स्टडीज के लिए 1.5 दिन मत रखिएगा। 1 से 1.5 दिन आपके पास इतना लंबा चौड़ा गैप था। 17 को पेपर खत्म हुआ, 17 का आधा दिन था, फिर 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, इतने सारे दिन है जो आईपी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो उनमें से 1 से 1.5 दिन आपको बिजनेस स्टडीज के लिए रखकर एटलीस्ट उसके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर करके लेने चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी। तो यहाँ पे आज के दिन पे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका थोड़ा सा जो काम और मेहनत है, समय है, उसकी बचत करूंगी और जो भी इंपॉर्टेंट डेट जो एग्जाम में आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, वो मैं आपको एक तरीके से कंपाइल करके दूंगी। बट फिर मैंने सोचा चलो डेट्स तो कंपाइल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसमें से न्यूमेरिकल आने के मेजॉरिटी चांसेस है, मैं तो कह रही हूँ आएगा ही एग्जाम में, तो इसकी फॉर्मूलाज भी क्यों ना कंपाइल करें। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान के चलो हम डेट कंपनी में इंक्लूड करते हैं, फाइनेंस मैनेजर ने सजेस्ट किया कि डेट आपको इंक्लूड करना चाहिए, अब करे ना करे गिव रीजन। तो आपको पूरा जो सॉल्विंग है, न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व करके दिखाना होता है कि डेट इंक्लूड करके अगर ईपीएस इंक्रीज हो रहा है तो ये समय डेट इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी बताना होता है कि जब आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यस डेट इंक्लूड करने से फायदा होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर 2 इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनैक्ट कब हुआ था, ठीक है, कब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। तो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में बनाया गया था, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन कब हुआ, मतलब ये प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कभी इनटू फोर्स आया, कब से वो अप्लाई होना शुरू हुआ, तो 1 जुलाई 1987। जनरली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको एनैक्टमेंट मतलब कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ब्रीफ भी लिख रहे हो, ठीक है, और अगर आप इसमें ये लिख सकते हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एनैक्ट हुआ था इन 1986, तो यस इट इज एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ पे मेंशन करी है वो सेबी को लेकर है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है। तो सेबी कभी सेटअप हुआ था, 1988। अब रेयर के सिनेरियो में ये भी चांस होता है कि सेबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्योंकि हमें तो आदत सी हो जाती है सेबी 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 बोलने की, तो काफी बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। रेयर केस सिनेरियो है बट आने के चांसेस है, तो प्लीज याद रखना सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि कहता है सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस कभी, तो मई 1992। मई 1992 के पहले सेबी एक वॉचडॉग की तरह था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, बट उसको लीगल स्टेटस कभी मिला, तो मई 1992। तब से लेके वो एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दोनों हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक विंसलर टेलर FW टेलर के बैकग्राउंड से आती है। अगेन यहाँ पे FW टेलर का पूरा नाम पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वाज गिवन बाय, तो FW टेलर नहीं देंगे, ठीक है, फ्रेडरिक विंसलर टेलर, फेनरी विंसलर टेलर ऐसे देंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार FW का फुल फॉर्म क्या था, राइट। तो आपको अगेन याद रखना है इट इज फ्रेडरिक विंसलर टेलर। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हेनरी फ्योल की बात करूं तो बेटा हेनरी फ्योल का जन्म कभी हुआ था, 1841 में हुआ था। कहाँ पे, तो टर्की में। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। साथ ही साथ अगर FW टेलर की बात करूं तो FW टेलर दैट इज फ्रेडरिक विंसलर टेलर, इनका जन्म हुआ था USA में 1856 में। तो 1818 कॉमन है, तो 4156 भी याद रखोगे तो सही रहेगा। H41 आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, H41, T56 आप ऐसे याद रख सकते हो।
ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 3 जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें जो आपकी डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी, राइट। तो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी कभी अनाउंस हुई थी? 8 नवंबर 2016। पूरा याद रखना है, डेट, मंथ और ईयर। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनकी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इनको आपके इंट्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा कि मैंने सोचा भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आपको दे दूं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये सारे फॉर्मूलाज जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आपका जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको हमने यहाँ पे एक शीट में कंपाइल किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे काम आता है दैट इज योर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आरओआई, एंड आपका जो नेक्स्ट आपको काम आ सकता है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल पे भी काफ़ी बार 1 या 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल। तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों दिए होंगे, आपको दोनों का टोटल करना है और नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। बहुत बार नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, एसेट्स गिवन है, एक आधी लाइबिलिटी मिसिंग है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो आपको बिल्कुल आंसर करने हैं इसी फॉर्मूला को यूज कर राइट। उसके अलावा जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, फाइनेंशियल लेवरेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। मेरा यहाँ पे अजम्पशन है, मेरा मानना है कि आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें यही फॉर्मूलाज के बेसिस पे ये आएगा और सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा जो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर है कि क्या हमें डेट को इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, से येस और नो एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो वो पूरा जो न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करते हैं, ईबीआईटी लेते हैं, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर हमें ईएटी मिलता है, फिर हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, फिर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो तभी ये सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। भाई ज़ोरों शोरों से तैयारी बिल्कुल चल रही होगी और अगर नहीं चल रही तो प्लीज़ शुरू कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्द हमें अभी मैराथन सेशन करना है और मैराथन सेशन में आपके सारे कंसेप्ट्स, केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स सभी का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के कंसेप्ट्स पढ़ के हो गए होंगे, तो कंसेप्ट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे और हर एक कंसेप्ट पे किस तरीके का केस स्टडी बन सकता है, चाहे वो 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, 6 मार्क का हो, किस तरीके का केस स्टडी बन सकता है उसके मुताबिक हर एक कंसेप्ट वाइज हम डिफरेंट केस स्टडीज को करेंगे। और चैप्टर 9 की बात करें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो यस इसमें जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे सो दैट वो अगर 6 मार्क के लिए आता है जिसके मुझे चांसेस बिल्कुल लगते हैं तो उसमें हमें फुल 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स यहाँ पे मिले, ठीक है। तो दोबारा बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे आगे के वीडियोस के साथ। कल जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन नोट्स मैं आपको दूंगी सो दैट कुछ बच्चे जो आईपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज थोड़ा बहुत कर चुके हैं, अगर उनको क्विक रिवाइज करना है एक कंपाइल नोट्स मैं आपको बिल्कुल दे दूंगी। तो कल बिल्कुल इंतजार करिएगा, नोट्स के साथ हम आपके लिए बिल्कुल आएंगे। बट अभी के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।